मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा। प्रधानमंत्री के इशारों से साफ है कि इस बजट में मोदी सरकार का फोकस गरीब और मिडिल क्लास पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जनता ने तीसरी बार दायित्व सौंपा है, जिसका पहला पूर्ण बजट 2047 पर फोकस्ड होगा और सरकार अपने मिशन मोड में है। हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में इस बजट में टैक्स पेयर्स को छूट मिलने के संकेत दिए हैं। माना जा रहा है कि सरकार टैक्स पेयर्स के हाथ में कुछ डिस्पोजेबल इनकम देना चाहती है, जिससे खपत को बढ़ाया जा सके। इसका फायदा इकोनॉमी को मिलेगा और विकसित भारत का रोड मैप तैयार होगा। साथियों, मैं आशा करता हूं कि हम देश की आशा आकांक्षाओं के इस बजट सत्र में खरे उतरेंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। इस बजट में महिलाओं को खास तोहफा देने की भी तैयारी है। उम्मीद इस बात की है कि महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने से संबंधित जारी योजनाओं को सरकार न सिर्फ जारी रखेगी बल्कि इनका बजट बढ़ाएगी। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। बजट में युवाओं को सपोर्ट मिलने के संकेत भी प्रधानमंत्री ने दिए हैं। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी का युवाओं पर दिया जोर बताता है कि सरकार इस बजट में युवाओं के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, मुद्रा योजना जैसी योजनाओं का बजट बढ़ाएगी। हमारा युवा देश है, युवा शक्ति है और आज जो 20-25 साल की आयु के नौजवान है, जब वो 45-50 साल के होंगे तब वो विकसित भारत का सबसे बड़े बेनिफिशियरी होने वाले हैं। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से मिडिल क्लास की उम्मीदें जगी हैं। बहरहाल बजट सत्र 13 फरवरी तक चलेगा, लेकिन सबकी निगाहें अब कल पर टिकी हैं, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लगातार अपनाई जा रही है। एक्शन में है पुलिस और लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही हैं। कैसे 31 घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया है और बड़ा एक्शन लिया जा रहा है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार एक्शन जारी है। दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और केरल में घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है। राजस्थान से 2 दिन के अंदर 4 घुसपैठिए पकड़े जा चुके हैं।
अजमेर जिला पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने दरगाह इलाके में आज चेकिंग की तो अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस से पूछताछ में दोनों बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की बात स्वीकार कर ली है। बताया जा रहा है कि दोनों घुसपैठिए बांग्लादेश के चांदपुर जिले के रहने वाले हैं। इनमें से एक 42 साल का है जिसका नाम मोहम्मद आलमगीर हुसैन है, जबकि दूसरा 24 साल का लड़का है जिसका नाम अब्बू अली है। फिलहाल पुलिस दोनों घुसपैठियों से घुसपैठ के रास्ते और सहयोग करने समेत कई सवालों को लेकर पूछताछ कर रही है ताकि घुसपैठ के पूरे नेक्सस को खत्म किया जा सके। 2 दिन पहले 29 जनवरी को भी दरगाह के इसी इलाके से 2 घुसपैठी डिटेन किए गए थे। पुलिस का कहना है कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर शहर में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा टास्क फोर्स का भी गठन किया गया। अजमेर के अंदर कोट इलाके में जालियान कब्रिस्तान, नई सड़क, दरगाह से सटे इलाकों में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। टास्क फोर्स ने चेकिंग के दौरान 20 से 25 संदिग्ध लोगों को डिटेन कर पूछताछ की। इनमें से अब तक 4 लोगों ने बांग्लादेशी होने की बात स्वीकार ली है। वहीं मुंबई की वर्सोवा पुलिस ने भी 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में घुस आए थे और मुंबई में रह रहे थे। पुलिस ने उनके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए हैं। केरल पुलिस ने भी अवैध बांग्लादेशियों के होने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि कोच्चि में करीब 27 बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मोदी सरकार के निर्देश के बाद घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। देश भर में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। पकड़े गए बांग्लादेशियों को डिपोर्ट भी किया जा रहा है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से जो फर्जी भारतीय दस्तावेज मिल रहे हैं, उसे बनवाने में कौन मदद कर रहा है, पूछताछ कर उनकी तलाश भी की जा रही है ताकि सीमा पार से घुसपैठ पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात उत्तर प्रदेश के संभल की, जहां पर 24 नवंबर को हुए दंगा मामले में लगातार कार्रवाई और एक्शन पुलिस का देखने को मिल रहा है। एक और आरोपी अकील को पकड़ा गया है, जिसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा न सिर्फ दर्ज हुआ है बल्कि बड़े खुलासे हो रहे हैं कि वो कैसे आखिर पाकिस्तान के संपर्क में बैठा था। जरा देखिए। तो सर उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं। तो सर उन्हें शहीद न कहना चाहिए जो मारे गए हैं। पाकिस्तान के मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा, ये जो शख्स फोन पर बीते दिनों बात कर रहा था, इसी का नाम मोहम्मद आकिल है। मोहम्मद आकिल को अब संभल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को पता चला है कि संभल का रहने वाला आकिल आए दिन पाकिस्तान में फोन लगाता था, वीडियो कॉल पर पाकिस्तान के मौलानाओं से बात करता था। संभल हिंसा के बाद भी आकिल ने कई बार पाकिस्तान के मौलाना मोहम्मद अली मिर्जा से बातचीत की थी, जिसका वीडियो सामने आया था। मेरा सवाल ये है कि हमारे यहाँ पर संभल में